बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। सानिया कोयटा पर रियासती इदारों के एक दूसरे पर इल्जामात जारी। इस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। इंतखाबात इल्तवा का धरका 4 सू। इलेक्शन कमीशन नाजुक वक्त में भी यकसू। चोर लुटेरों को पार्लियामेंट जाने से रोकने की भरपूर तैयारी जारी है। अदम बर्दाश्त का मर्ज पूरी कौम को लाहक है। फैसलाबाद के वकला ने तो आज हद ही कर दी। नए सूबों का ख्वाब भी सराब निकला। ख्वाब दिखाने वालों को पहले आइन में तरमीम करना होगी। इसराइल से मोहब्बत रखने वाले पाकिस्तान में कम नहीं। यहूदी सहाफी की रिपोर्ट चौंका देने वाली है। खुदा आसमां से जमीन पर देखता होगा कि इसकी खिलाफत पर मामूर इब्ने आदम जब वहशत पर उतरता है तो उसके साथ तकदीस का रिश्ता कैसे पामाल करता है। जब उसकी आंखों पर मफाद की पट्टी चढ़ जाती है तो फिर कभी ये अपने खुद साख्ता ईमान के तकाजों का भरम रखने के लिए खून के दरिया बहा देता है, लाशों के ढेर लगा देता है, चाहे कितनी ही सना जैसी बेटियां आजुर्दा दिल हो जाएं। अपनी यतीमी का सवाल एक नहीं करोड़ों इंसानों से करती फिरें। और ये रुसवाई भी क्या कम होगी कि तारीख की किताबों में अगले आने वाले इंसान हमारे बारे में क्या पढ़ेंगे। ये कि कभी ममलुकत खुदा आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हुआ करती थी, खालिस दीनी जज्बे के तहत वजूद में आने वाली रियासत जिसमें फिर हर किसी का अपना अपना दीन हो गया। लोग एक दूसरे को काट खाने लगे। इसके बाशिंदे इतने पत्थर दिल के ना किसी यतीम की फरियाद पर मोम हुए, ना किसी बेकस की आहो बुका पर नम दीदा। मुझे क्यों यतीम मिला? मेरा क्या कसूर था कि उन्होंने मुझे यतीम किया? मैं कैसे डॉक्टर बनूं? मैं कैसे पढ़ाई करूं? ये सना आज अपने बाप को दफनाई। लोग बता रहे थे कि ये बाप की कब्र पर लेट गई थी। लोग ये भी बताते थे वहां मंजर कयामत के थे। खून पे जमी पपड़ियां खून की कह रही थी कि ये उम्मत मोहम्मदी नहीं हो सकती। लाशों से जुड़े लाशें कह रहे थे कि इनके कातिल किसी चंगेज खान और बर्बर की सिपा से हैं। मौरिख जब हमारा जिक्र तारीख के बाब में करेगा तो कलमबंद हुए मनाजिर किस कदर शर्मनाक होंगे। एक तरफ लाशों की तदफीन हो रही है और दूसरी तरफ अदालत में हुकूमत के इदारे एक दूसरे पर नाकामी के इल्जामात लगा रहे हैं। ISI नाकामी की माला विफाकी हुकूमत के गले में डालकर कह रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई प्रोग्राम वज़ा नहीं किया। अदालत में आज ISI रिपोर्ट में कह रही थी कि हाँ, कई मन बारूद लाहौर से खरीद कर कोयटा लाया गया। अदालत का सवाल था कि इसको रोका क्यों नहीं। गजब खुदा का, लाहौर से कोयटा का 972 किलोमीटर का फासला और दरमियान में हजारों पुलिस वाले, ना जाने कितनी फौजी छावनियां, किसी एक जगह पर भी इस बारूद को चेक करने वाला कोई नहीं था। लेकिन ISI के पास इसका जवाब कोई नहीं। और जवाब तो कहीं भी नहीं, ना खुफिया एजेंसियों के पास और ना ही FC वालों के पास, कि हजारा कबीला इसी की निगरानी में है और वहां दाखिल होने से कबल 5 चेक पोस्टें हैं। फिर भी दहशतगर्द आजादी के साथ मौत का सामान लेकर चले गए जैसे किसी बारात में जा रहे हों। इस सवाल को जवाब कल IG पुलिस बलूचिस्तान, सेक्रेटरी दाखिला, CCPO कोयटा और कमांडेंट FC को सुप्रीम कोर्ट में देना है। अपनी नाकामियों का जवाब वफाकी हुकूमत को भी देना पड़ेगा। वजीर आजम की तलबी भी खारिज अज इम्कान नहीं। ये तो जो हुआ सो हुआ। उधर वफाकी काबीना को अब होश आया है। इसने धमाका खेज मवाद की रोकथाम के बिल की मंजूरी दे दी है। ये नाकामी खुफिया एजेंसियों की है। ये शोर पार्लियामेंट में भी उठ रहा है। अदालत भी ISI की रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही है और खुफिया एजेंसियां ये जिम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार नहीं। गोया हमागीर जवाल है कि जवाल में बेहतरी की कोशिश के बजाय लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठाया करते हैं। आज यही कुछ हो रहा है। कोई अपनी नाकामी मानने को तैयार नहीं। कोयटा में माँ बाप जैसी दौलत औलाद से छिन गई। भाइयों की बहनें मनो मिट्टी तले चली गईं। कई बहनों के माँ जाए खाक और खून में नहा गए। बाप बेटों की लाशें कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान ले गए और माओं के बहन जवान बेटों की लाशों पर इस बात का ऐलान है कि गरीबों की कमाई लुट गई। और लुटे पुटे लोगों को इससे क्या कि ये नाकामी किसकी है। मगर अवाम जानना चाहते हैं कि ये नाकामी किसकी है, वक्त के सुल्तान की या किसी मातहत इदारे की या फिर किसी खुद सर की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है चौधरी मंजूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद, दिफाई तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी शरीक गुफ्तगू होंगे। चौधरी मंजूर साहब, अदालत में हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट में देख रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं
नाकामी किसकी है? सियासतदान भी शामिल हैं? देखिए, नाकामी तो पूरे सिस्टम की है, किसी एक फर्द की नहीं, किसी एक इदारे की नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी है। क्योंकि एक तरफ तो ये देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान का मसला किस कदर कॉम्प्लेक्स है, और ये किस दिन हो रहा है। जिस दिन आप चाइना के साथ गवादर साइन कर रहे हैं, उस दिन ये सानेहा हो रहा है। आप इसको भी कुरादस इम्कान करार नहीं दे सकते। सो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज है कि किन किन ममालिक की, एक तो बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत है, फिर जो वहां पे एथनिक इश्यूज हैं, फिर उनको देखना पड़ेगा, और फिर उसके साथ आपको ये जो रिलीजियस फिरका वारियत है, इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जितनी भी हैं, जिसमें आईबी है, जिसमें स्पेशल ब्रांच है, जिसमें आईएसआई है, जिसमें आईएमआई है, जिसमें सारे जितनी भी इदारे जी, क्योंकि उन्हें डिटेक्ट करना है, उन्हें पहले प्रीएम्प्ट करना है कि कहां पे क्या हो रहा है। कोयटा कितना बड़ा शहर है, सो उसके अंदर अगर हम नहीं सब मिलजुल कर, जितने भी इदारे हैं, अगर वो वहां पे नाकाम हो गए हैं, तो जो बड़े शहर हैं कराची जैसे, जो लाहौर जैसे जो बड़े शहर हैं, तो वहां पे क्या कर सकेंगे। सो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तो एक्ट करना है, जो प्रीएम्प्ट करना है वो तो इन इदारों ने करके उनके सामने रखना है कि यहाँ पे ये हो रहा है, और उस पे एक्ट करना है। तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव तो वज़ीर आज़म है, उन्हें इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, किसी को मुअत्तल करें, किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो। जी बिल्कुल लेना चाहिए, इस पे कोई दूसरी राय नहीं। जिन जिन पे जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन सिर्फ एक्शन नहीं, प्लान ऑफ एक्शन भी होना चाहिए कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है। सो हम हमारे जो हैं ये मनाजर कोई देखे जा सकते हैं, किस कदर खौफनाक और कितने दर्दनाक मनाजर हैं। एक इंसान तो किसी इंसान को इस तरह से देखकर नहीं बर्दाश्त कर सकता। सो वो तो इंसान के जुमरे में ही नहीं आते जो लोग ये कर रहे हैं। सो इस हवाले से देखना पड़ेगा कि अगर आप अगर आप किसी दूसरी जगह पे कहें कि दूसरे फिरके को कहें, दूसरे मजहब को कहें कि ये वाजिबुल कत्ल है, और फिर इस तरह के वाकयात होंगे, तो फिर जो बच्चे ये वाकयात करते हैं, जो माइंड सेट है, उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मुझे किसी जगह पे मैं ये ओन करता हूं कि मुझे उस माइंड सेट के खिलाफ किसी जगह पे सीरियसनेस नजर नहीं, यानी हर सतह पर इसके खिलाफ काम करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक जो बात हो रही है वो नाकामी एजेंसीज की कही जा रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कही जा रही है। जनरल रिटायर्ड दौलत मसूद साहब, आप इन सब को देखते हैं, बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जो विफाकी वजीर हैं दाखिला के रहमान मलिक साहब, वो कहते हैं पंजाब में है लश्कर जंगवी का इस वक्त गढ़, तो ये एक दूसरे पर इल्जामात क्यों, वो खुद एक्शन क्यों नहीं लेते? कराची है और जगह है, क्या हो रहा है? जी मेरे ख्याल में एक तो सबसे बहुत अहम बात आपने की है कि जो सूबाई हुकूमत है और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें बिल्कुल ताउन पूरी तौर से होना चाहिए, और इसमें किसी किस्म की तफरीक और सियासत नहीं लानी चाहिए। अगर हम इसमें सियासत लाएंगे तो आप देखेंगे कि इस किस्म के बस इल्ज़ामात ही एक दूसरे पर होंगे, और बात दरअसल ये है कि जो अवाम है वो इसी तरीके से कातलाना शिकार होंगे, इस किस्म के वाक़यात मुसलसल होते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें और कई तदाबीर इख्तियार करनी है। एक तो खैर ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतें और इंटेलिजेंस एजेंसीज की ख़ास तौर से उनको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, उनको मुतहरक करने की ज़रूरत है, उनको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में और जिस तरीके से जो नैरेटिव्स पूरे मुल्क में, चाहे बाज़ मस्जिदों में भी ये कहा जाता है कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, इस किस्म के जो लोग नफरतें फैला रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत है। यानी ये जो कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं, इनको भी रोकना जो है जरूरी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जगह, मगर वहां भी एक्शन जो है हुकूमत लेना है, कानून साजी उसने करनी है। जो कानून बनाए जा रहे हैं ये कहां तक कारआमद साबित होंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, इस पर भी बात करेंगे। टॉप स्टोरी में ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद मिलेंगे और यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वो शहीद हो गए, मैं कहाँ से, मैं अपने बाप
5 साल यतीम सना का सवाल मुसलसल गूंज रहा है। हमारे साथ हैं चौधरी मंजूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब भी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आज अदालत में जो कुछ हुआ, ISI का जवाब आया, उन्होंने कहा हमने पहले ही बता दिया था कि इस तरह से इतना ज्यादा धमाका खेज मवाद आ रहा है और उससे कार्रवाई हो सकती है। फिर रोकना किसका काम था? ISI का काम है क्या? जी, मेरे ख्याल में जब उन्होंने ये बता दिया था और ये भी कह दिया था कि ये आ रहा है, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पुलिस वगैरह का ये काम बनता था कि उसको रोका जाए और इनसे ताउन करके, इनसे पता करके कि कहाँ से आ रहा है और मालूमात हासिल करके एक्शन तो पुलिस को लेने की ज़रूरत थी। लेकिन जब ये कहते हैं कि आ रहा था तो फिर ये भी क्यों खामोश बैठे रहे? ये भी एक, मेरे ख्याल में ये अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है। ये एक, मैं तो समझता हूँ मजमूई जिम्मेदारी होती है। ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालकर ये अपने आप को बचा नहीं सकते। ये तो मुल्क पूरा इनको देख रहा है कि किस तरीके से ये नाअहली हो रही है और बिल्कुल पेशावराना तो ये तरीक़ेकारी नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि 1000 किलोज जो है वो बारूद आ रहा है, पहले तो कहाँ से आ रहा है, उनके क्या फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, वो कौन सी फैक्ट्रीज हैं जो इनको प्रोवाइड कर रही हैं, ये कौन से रास्ते से आ रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ रोका जा सकता है? तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनका जवाब हमें मिलना चाहिए। फिर कैसी हमने पॉलिसीज अख्तियार की कि ये जो तंजीमें हैं ये दंदनाती फिरती हैं, इसलिए कि एक तंजीम को दूसरी तंजीम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक अजीब सी चीज़ है जो बरसों से हो रही है। तो हमें पॉलिसीज़ में भी तब्दीली की सख्त ज़रूरत है। मैं कहता हूँ पॉलिसीज़ में ज़रूरत है, इसके साथ साथ फिर जो पुलिस और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का अमला है, इनकी कारकर्दगी बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे जो उल्मा हैं उनके भी बड़े फ़राइज़ हैं कि किस तरीके से अमन लाएं फ़िरक़ों में, और उन उल्मा की भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो एक अपना किरदार जो है वो वाकई में ऐसा अदा करें कि ना तो अवाम जो है फिर उससे उनमें एक किस्म का शऊर पैदा हो। सही, ये सवाल हर साने के बाद उठाए जाते हैं, बेहतरी नहीं आती। चौधरी मंजूर साहब, उलमा के किरदार की अगर बात करते हैं, गिलगित में जब ये इस तरह से हमने देखा था, फिरका वारियत नजर आई, तो वहां पर स्टेप्स लिए गए कि इश्तियाल अंगेज तकारीर नहीं होंगी। पूरे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं? बलूचिस्तान में ऐसा क्यों नहीं? ये काम करना किसने है? देखिए उसामा, एक तो बुनियादी बात देखने की है कि हमें अब फैसला करना पड़ेगा जो आपने सवाल उठाया। मैं अगर इसको देखूं तो इसकी जड़ें तो ज़ियाउल हक के पीरियड में जाकर मिलती हैं, लेकिन अभी तक रियासत का सिर्फ हुकूमत का इशू नहीं है। रियासत के अंदर और समाज के अंदर किसी न किसी लेवल पे इनकी सपोर्ट मौजूद है, इनकी हमायत मौजूद है। अब ये अहम सवाल है कि पहले सबसे उस हमायत को, उस सपोर्ट को तो खत्म करें जो जनरल साहब अभी बात कर रहे थे। ये कैसे हुआ कि अगर लाहौर से चला है तो सारा पंजाब लाहौर पड़ा है, पंजाब पड़ा है, पंजाब से फिर आपने बलूचिस्तान को क्रॉस किया, बलूचिस्तान उठाकर आप सारा कोयटा में चले गए। ये कैसे? अगर गिलगित में हुआ तो गिलगित में वो लोग बैठे, वहां की जो मुंतखब हुकूमत है उसने बैठकर कहा कि बस बहुत हो गया, अब हम इससे आगे ये चीजें हैं, जिसने मानना है माने, जिसने नहीं मानना वो फिर जाए फेस करे उसको। तो उस पर एक्ट हुआ तो उस पर कुछ असरात हुए। लेकिन सवाल नहीं है आप गिलगित में कैसे रोक पाएंगे? आप गिलगित को रोकते हैं पेशावर में फटता है, पेशावर को रोकते हैं कराची फटता है, कराची को रोकते हैं बलूचिस्तान जाता है, बलूचिस्तान को रोकते हैं तो लाहौर के अंदर कोई श्रीलंकन टीम या किसी पे अटैक होता है। हमें यह देखना है कि समाज के अंदर, जो अभी आपने उलमा की बात की है, तो वो भी समाज का हिस्सा है। समाज के अंदर सपोर्ट को कैसे तोड़े और रियासत के अंदर इनकी सपोर्ट को कैसे तोड़े? अगर कानून मौजूद है, ऐसी तकरीर करने वाले को पकड़े, उसको जेल में भेजें, हमला करते रहे। सिर्फ जेल का इशू नहीं है, आप कब तक, ये भी इशू है कि आप कब तक मुंतजर रहेंगे कि वो आप पे आकर अटैक करें और आप अपनी हिफाजती एक बना लेंगे, 2 बना लेंगे, 3 बना लेंगे, वो 4 लोगों को भेज देंगे, वो 4 के 4 आपके 3 तोड़ देंगे, चौथा आप तक एक्शन इनके खिलाफ लेना होगा, गिरफ्तारियां करनी होंगी, सजाएं देनी होंगी, मगर बुनियादी जिम्मेदारी इदारों के साथ साथ हुकूमत की भी आती है। उन्होंने ही इनसे ये काम लेना है। चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हमारे साथ थे। दोनों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो वक्त करीब आ रहा है, धड़के, वसवसे और खदशे भी बढ़ रहे हैं, खौफ के साए लंबे हो रहे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कुछ दिन कबल कहा था कि इंतखाबात की इल्तवा की साजिशें हो रही हैं। आज पार्लियामेंट में वो कह रहे थे कि निजाम लपेटने के लिए मुख्तलिफ इदारों के टकराव की कोशिश की गई। साने कोयटा उस दिन हुआ जिस दिन
गवादर पोर्ट चीन को देने के मुआहदे पर दस्तखत हुए। उधर मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि आम इंतखाबात के इनेकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन इंतखाबात हर सूरत होंगे। गोया साजिशों और अफरा तफरी का दौरा है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में अपनी मगन में बड़े बड़े फैसले करता चला जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के यहां गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एफबीआर के साथ नादरा और नैब हुकाम भी मौजूद थे। इस इजलास में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी समेत दीगर तजावीज पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन की मंशा है कि नैब के सजा याफ्ता अफराद को असम्बली में जाने से रोका जाए। सो नैब अपने सजा याफ्ता अफराद का डाटा फराहम करेगा। हर सूबे में सजा याफ्ता अफराद की फहरिस्त फराहम की जाएगी। दोहरी शहरियत वालों का डाटा नादरा फराहम करेगा। उम्मीदवारों के अहले खाना की नादहिंदगी की नादरा डाटा से जांच होगी। स्क्रूटनी मैकेनिज्म के लिए कमेटी कायम की जाएगी। उधर अदालत उज़्मा के हुक्म पर जस्टिस रिटायर्ड जमशेद अली पर मुश्तमिल कमीशन ने कौमी नादहिंदगान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। यह रिपोर्ट 20 संदूकों में डालकर सुप्रीम कोर्ट लाई गई। 1972 से अब तक नादहिंदगी की एक से बढ़कर एक दास्तान निकलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को आम करने का हुक्म दे चुका है। उधर ये रिपोर्ट आम होगी, उधर इलेक्शन कमीशन की तलवार बेनयाम होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि इतना मुतहरिक, जानदार और फाल इलेक्शन कमीशन चल पाएगा? इसकी तजावीज पर अमल हो सकेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे इस बारे में जानेंगे। और कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू होगी। मगर ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद तफसील से इन दोनों साहिबान से गुफ्तगू होगी। और उससे पहले, ब्रेक लेने से पहले कुछ गुफ्तगू का आगाज हम कर लेते हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आज हमने देखा सेनेट में भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून इकट्ठे हो रहे हैं। चौधरी निसार साहब भी बोले कि ये तो तजलील लगता है हो रही है पार्लियामेंटेरियंस की। फारूक नाइक साहब कह रहे हैं कि अपनी हुदूद में रहकर काम किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खौफ है उन्हें, अगर इस पर अमल हो गया तो ये दोनों पार्टियों के बड़े बड़े लीडर बाहर हो जाएंगे। देखिए, ये जो होने वाले इंतखाबात हैं ये तारीखी होंगे पाकिस्तान में, कि कभी एक खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन को बर्दाश्त ही नहीं किया गया। तो ज़ाहिर है वही ताकतें जो एक कमज़ोर इलेक्शन कमीशन से फ़ायदा उठाती रही हैं, अब वो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगी। तो इसलिए खौफ है, एतराज़ात हैं। अगर मकसद नेक है और साफ़ है कि इलेक्शन वक्त पे हों और वो लोग जो कि आइन की जद में आती हैं और इंतखाब नहीं लड़ सकते, उनको इंतखाब नहीं लड़ने दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनका आपने नाम लिया है, उनको कोई नुकसान सियासी तौर पर पहुँच सकता है। तो इसीलिए वो एतराज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक कि सिविल मुआशरे का ताल्लुक़ है या आम पब्लिक का ताल्लुक़ है, सही, उनका एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जब अबूरी हुकूमत बन जाएगी तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और जो इस्लाहात वो लाए हैं वो नाफिज करके ही रहे। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, जिन इस्लाहात की बात हो रही है, बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, कागजात नामजदगी में चेंजेस भी लाई जा रही हैं, स्क्रूटनी के अमल को बेहतर करने के लिए तफसीलात आम की जाएंगी। टैक्स चोर नहीं आएगा, सजा याफ्ता नैब का नहीं आएगा, प्ली बार्गेन जिसने की होगी वो भी नहीं आएगा, दोहरी शरीयत वाला नहीं आएगा, और एक फैमिली ट्री की बात हो रही है। आपको लगता है इस सब पर इस दफा अमल हो जाएगा आखिरकार? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहली मरतबा आर्टिकल 218 के तहत अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आवाम और तमाम सियासी पार्टियों की हमायत हासिल है। ये पहली मरतबा एक ऐसा आइनी इदारा मार्ज वजूद में आया है जिसके चारों मौजूद मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने आज़ादाना माहौल में काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी लिस्टों का ताल्लुक है, नैब का या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का या दीगर जो निजी बैंक या नेशनल बैंक, ये हमेशा होता रहा है। नैब जो है जब किसी को सजा देती है तो उसकी एक लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम इदारों को ये शुरू से ही पहुँचाए जा रहे हैं कि ये 20 साल के लिए नाइल हो चुके हैं और ये 20 साल तक लेकिन पहले इसको चेक करने का कोई निजाम नहीं था। जो जिसने लिख दिया इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ता था। 3-4 दिन, एक हफ्ता होता था। अब ये काम 2 हफ्ते की बात की जा रही है, उसमें हो सकेगा। बाकायदा एक निजाम वजह करने की बात हो रही है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा कि एक क्लिक पर ये तमाम 5 इदारे जो हैं वो स्क्रूटनी कर सकेंगे उम्मीदवार की। इस बारे में हम बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मत जाए। कंवर दिलशाद साहब और रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ हैं और बात करेंगे कि इस दफा इलेक्शन में कौन कौन जाने से महरूम रह सकता है। ब्रेक के बाद
بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں رسول بخش رئیس صاحب اور سیکرٹری الیکشن کمیشن سابق ہمارے ساتھ ہیں کنور دلشاد صاحب. رسول بخش رئیس صاحب, یہ جو خاندان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہر فرد کا دیکھا جائے گا, اس کے اثاثے دیکھے جائیں گے, اس سے بھی مشکل ہو جائے گی سیاستدانوں کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہ اگر ایک کے خلاف اعتراض ہو سکتا ہے یا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے پلی بار گیننگ کا یا ٹیکس نہ دینے کا یا ڈگری نہ دکھانے کا یا بل نہیں دیے, تو سب لوگوں کے نام پہ تو میٹر نہیں ہوتے, سب لوگ خاندان کے اندر قرضے نہیں لیتے, قرضے معاف نہیں کراتے. میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاسی خاندان ہے ان میں سے ایک سے زیادہ اہل فرد ہیں جو انتخابات میں حصہ لے سکیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی خاندانوں کو اس قانون کے تحت اس طریقے سے جکڑا جا سکتا ہے کہ پورا خاندان ہی نااہل قرار دے دیا جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب جو ہیں ان کا تو خیال ہے کہ خاندان میں اور بھی بہت سے فرد ہوں گے, لیکن کنور دلشاد صاحب آپ نے سارا نظام دیکھا ہے, پہلے 1 ہفتہ تھا, اب 14 دن ہیں, ان میں یہ سارا کام ہو سکے گا, پوری طرح سے جانچا جا سکے گا کسی شخص کو؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 14 دن کی جو مہلت جو ہے وہ اس پر جو کام کرنے کی جو تجویز پیش کی وہ درست ہے, کیونکہ پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا 3 دن 4 دن کے درمیان اسکوٹنی جانچ پڑتال کا عمل جو تھا وہ مکمل ہوتا تھا. اب 14 دن ہے, 14 دن مناسب ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ اس دفعہ کیونکہ پوری قوم جاگ اٹھی ہے, پوری قوم بیدار ہو گئی ہے کہ ہمیں ان ڈیفالٹر لوگوں سے یا وہ جو ہماری پارلیمنٹ میں 70% سے زیادہ جنہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرایا ہے وہ نااہل ہو جائیں گے. اس لحاظ سے کہ 3 سال کا انہیں اپنا الیکشن کمیشن کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ڈیفالٹرز ہیں یا ان کے خاندان کے سپاؤس ہیں, بیوی بچے, سب اس کے اندر شامل ہیں, ان کے لیے بہت ہی مشکلات پیش آئیں گی. اور 14 دن کے اندر تمام ادارے جو ہیں اسٹیٹ بینک پاکستان, تمام نجی بینک, نیب اور FIA, تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریٹرننگ آفیسران کی معاونت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی گزارش کرنا چاہوں کہ جو اس معاملے میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے رہنماؤں کے برج اٹھ جائیں گے, کیونکہ جن کی جائیدادیں امریکہ, برطانیہ, اسپین, آسٹریلیا میں موجود ہیں, کینیڈا میں موجود ہیں, ان کے بینک کا وہاں موجود ہیں, تو وہ سب کے سب جو باہر پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ انتظار میں ہیں. جو ہی الیکشن شیڈول جاری ہوگا, سیکورٹی کا عمل شروع ہو جائے گا, تو وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کو بھجوانا شروع کر دیں گے, اور اس سے ایک بہت بڑا جو ہے ایک صاف ستھرا نظام سامنے آ جائے گا. صاف ستھرا نظام آپ کو لگتا ہے کہ سامنے آ سکتا ہے, اور 1972 کے بعد پہلی دفعہ باقاعدہ قانون پر عمل ہو سکتا ہے. رسول بخش رئیس صاحب, صندوقوں میں گئے ہیں ٹیکس کے بارے میں گوشوارے اور جو دیگر ڈاکیومنٹس ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے پاس بھی, اس میں اگر باقی اس طرح بڑے بڑے نام سامنے آ گئے تو آپ کو لگتا ہے یہ خاموشی سے مان لیں گے سب الیکشن کمیشن کی اصلاحات کو, یا ریزسٹنس کریں گے یہ سیاستدان؟ میرے خیال مزاحمت نہیں ہوگی, لیکن قانون کو آپ دیکھیں کہ اگر میری زرعی آمدنی ہے اور پچھلے 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال میں نے کوئی انکم ٹیکس کا گوشوارہ جمع نہیں کرایا, انکم ٹیکس ریٹرن نہیں دیا, تو کون سا قانون مجھے پکڑے گا؟ کہ کوئی ایسا سیاسی خاندان نہیں جس کی زرعی زمین نہ ہو. زرعی زمین کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس آج تک لگایا نہیں. اگر وہ انکم ٹیکس نہیں لگایا, اب اسے کہتے ہیں جی آپ الیکشنز لڑتے ہیں, آپ کے پاس یہ ہے, کار ہے, بنگلہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ نے تو انکم ٹیکس نہیں جمع کرایا. میں کہا جی میری تو وہ انکم ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر کہ مجھے انکم ٹیکس ریٹرن دینا چاہیے. یعنی قانون میں کوئی نہ کوئی سکم ڈھونڈ لیا جائے گا. قانون میں دیکھیں سکم قانون کے اندر موجود ہے. اس سے سب سے بڑی ذمہ داری انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ہے, انٹرنل ریونیو سروس کی ہے, ہماری کی. FBR کہتے ہیں, میں امریکہ FBR بھی شامل ہے, 5 بڑے ادارے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے لوگوں کو ٹیکس کے گوشوارے بھیجے تھے, ان کو آپ نے ٹیکس کے نوٹس کسی کو آج تک بھیجے ہیں, جرات کی ہے آپ نے؟ اس پر تو پہلے قانون سازی ہونی ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن ہے, FBR, اسٹیٹ بینک, نادرا, سارے ہیں, اور کمیٹی ایک بنے گی انہی اداروں کی. کنور دلشاد صاحب, جو آج چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ تذلیل نہ کی جائے, ڈگریوں کے معاملے پر انہوں نے بیان دیا. فاروق ایچ نائک صاحب وزیر قانون ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے اپنی حد میں رہ کر بات کی جائے. یہ کیوں الیکشن کمیشن کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں سب؟ نہیں جناب, اس سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے گا تو یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انکم ٹیکس اس نے ریٹرن جمع کرائے نہیں کرائے, یا اس کا اس نے نمبر لیا کہ نہیں لیا. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 3 سال کے جو ہے وہ ریٹرن جو ہے انکم ٹیکس وہ لازمی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں آپ کی وساطت سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ تمام اختیارات
جو ان کو عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 107 کے تحت یا 104 کے تحت جو انہیں تفویض کیے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کرے، اور سینٹ کی کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی سے کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام فیصلے خود کر سکتا ہے، اور وہ ایک سمری بھیجے گا صدر مملکت کو کہ آپ اس قانون سازی کے لیے آپ ایک آرڈیننس جاری کر دیں۔ صحیح، اور اب نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ واقعی الیکشن کمیشن پوری کوشش کر رہا ہے کہ واقعی صادق اور امین لوگ اس دفعہ پارلیمنٹ میں آئیں، کیونکہ کوئی ٹیکس چور، بینک نادہندہ، نیب سے سزا یافتہ یا پلی بارگن کرنے والا، دوہری شریعت والا کوئی شخص نہ آ سکے، مگر لگتا ہے کہ رکاوٹیں ضرور کھڑی کی جائیں گی الیکشن کمیشن کے راستے میں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کنور دلشاد صاحب کا، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور رسول بخش رئیس صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری اگلی سٹوری، کھیل کا میدان ہو یا پھر تعلیم کا، ذہانت و فطانت ہو یا پھر قابلیت کی بات، پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں، جنہوں نے ہر میدان میں فتح کے جھنڈے ہی نہیں گاڑے بلکہ کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، جس کا دوسرا رخ بڑا ہی بھیانک اور خوفناک ہے، جسے دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ اس قوم کو درگزر کا خاص حکم ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، پوری قوم عدم برداشت کے مرض میں مبتلا ہے۔ ٹریفک سگنل، بازار ہو یا پھر اسپتال، عدم برداشت کا یہ مظاہرہ ہر جگہ ہی قیامت ڈھاتا نظر آتا ہے، جس میں پڑھے لکھے، سوٹ بوٹ پہنے، پیچھے ہیں نہ سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی سجائے مذہبی نظر آنے والے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے مسیحا یعنی ینگ ڈاکٹر بپھرتے ہیں تو تعلیم، تہذیب، اخلاقیات اور مذہب سب کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ کہیں سانحہ کوئٹہ عدم برداشت کا مظہر تو کہیں ینگ ڈاکٹرز کے ہاتھوں پٹتے بزرگ ڈاکٹر عدم برداشت کا اعلان۔ آئے دن آپے سے باہر رہنے والے وکلاء کی نئی سنیے، اب کی بار بھی فیصل آباد میں کالے کوٹ والوں نے ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ کیا اور عدالتوں اور ڈی سی آفس پر چڑھائی کر دی، پھر جو کچھ ہوا آپ خود ہی دیکھ لیں۔ ان مناظر میں جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ سارے قانون جانتے ہوں گے، یہ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ توڑی جانے والی کرسیاں، میزیں اور دوسری سرکاری املاک انہی کے دیے ہوئے ٹیکسوں کے پیسوں سے خریدی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جاوید اقبال صاحب جو کہ وکلاء رہنما ہیں، ان سے ہم اس بارے میں جانتے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے اپنے مطالبات منوانے کا؟ پہلے دہشت گرد ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، اب آپ بھی یہی کام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ درپیش نہیں آیا۔ ہمارا جنرل ہاؤس کا پرامن اجلاس جاری تھا کہ اس کے دوران چند شر پسندوں نے پیچھے سے ہمیں ہماری لا علمی میں پیچھے سے جا کے عدالتوں میں گھسنے کی کوشش کی، سیشن کورٹ میں گھسے، ہمیں فوری طور پہ اطلاع ملی، ہمارے سینئر وکلاء اور میں بطور پریزیڈنٹ اور میرے سیکرٹری سب فوری طور پہ وہاں پہنچے اور انہیں سیشن کورٹ سے نکالا۔ سیشن کورٹ سے نکالنے کے بعد وہ شرپسند عناصر جو کالے کوٹ پہنے ہوئے تھے، جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پرامن تحریک والے لوگ ہیں، وہ ڈی سی او کے جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی وکیل نہیں ہے؟ اگر یہ ثابت ہو گیا ان میں سے وکیل ہیں، کیونکہ یہ ساری اس وقت مناظر ہم دکھا رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی فیصل آباد میں اس طرح ہو چکا ہے، ججز کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب جان کا خطرہ ہے، یہ کس طرح ہے صاحب؟ ان کے خلاف ایکشن کون لے گا پھر؟ میں گزارش کرتا ہوں ایسا کوئی واقعہ یہ جو ڈی سی آفس کے اندر داخل ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے شرپسند عناصر ہیں جن کو ہمارے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ لڑانے کی سازش ہو رہی ہے۔ آپ کے جانے پر آپ نے کہا کہ ہم گئے، سینئر وکلاء گئے اور ہم نے ان کو باہر نکالا، یہ شرپسند عناصر آپ کی بات انہوں نے سن لی؟ نہیں، شرپسند ہم سے آگے بھاگ لیے، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے ڈی سی آفس کے دروازے اور شیشے توڑ دیے۔ اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ وکلاء نہیں، جی آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کل کو اگر مقدمہ ہوا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے، اور جو وکلاء نے جو کچھ کیا ہے آپ دیکھ چکے ہیں، اور وکلاء اب یہی کہہ رہے ہیں، ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ نہیں ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہماری اگلی سٹوری ہوگی نئے صوبوں کے حوالے سے، بات چل نکلی ہے لیکن آئینی ترامیم کی ضرورت ہے، وہ کون کرے گا؟ پنجاب کے ہم رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے سید زعیم قادری، ان سے اس بارے میں جان سکیں گے، آج جو کارروائی ہوئی اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی، کہیں مت جائیے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ نئے صوبوں کا خواب بھی سراب نکلا، خواب دکھانے والوں کو پہلے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔
پیپلز پارٹی نے پنجاب میں حکومت کرنے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجا رکھا ہے. کبھی اسے اس خواب کی تعبیر عمران خان کی صورت میں نظر آتی ہے کہ وہ نواز شریف کے ووٹ خراب کریں گے, تو کبھی اس خواب کو حقیقت کے رنگ دینے کے لیے وہ جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگاتی ہے, کمیشن بناتی ہے, مخالفتوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. جنوبی پنجاب کا نعرہ اتنا دل فریب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے خواب بنتی ہے. سرائکی وسیب کے نام پر تقسیم کا مطالبہ ڈیرہ غازی خان سے میاں والی تک اٹھتا ہے. سندھ کے شہری علاقوں والے سیاستدانوں کو مستقبل میں اپنی حسرتیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں اور ہزارہ صوبے والے اپنا پرچم الگ سے بلند کرتے ہیں. غرض کمیشن اپنی رپورٹ سینٹ میں پیش کرتا ہے تو آج پتہ چلتا ہے کہ آئین میں تو نئے صوبے بنانے کا ذکر ہی نہیں بلکہ پرانے صوبوں کی حدود کے تعین کا راستہ دیا ہے. نسخہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ آئین میں نئی ترمیم کرنے کا بل بھی شامل کر لیا جائے. ذرا سوچئے, یہ کام جاتی اسمبلی سے ممکن ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک دل فریب نعرے پر ووٹ لیے جائیں گے اور بس. پنجاب کی تقسیم یا جنوبی پنجاب نام کا نیا صوبہ کیا محض سیاسی اور انتخابی ایجنڈا ہے یا اس کی حقیقت کچھ اور بھی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید زعیم قادری, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ساری پارٹیاں بات کر رہی ہیں نئے صوبے کی, یہ آئینی ترامیم کیسے ہو جائیں گی؟ وقت ہی نہیں ہے. دیکھیں, آج جب یہ ڈول ڈالا گیا نئے صوبے کی بات کی گئی اور یہ پنڈوراز باکس کھولا گیا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تمام تر اپنے ترکش کے تیر جو تھی وہ استعمال کر چکی تھی اور اپنی ڈیلیورنس اور انکمپٹنس کی وجہ سے وہ بالکل ثابت ہو گیا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مزید کچھ مہلت دی جائے. تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. جب انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تو ہم نے اسی وقت کہا کہ یہ الیکشن سٹنٹ اور ایک سیاسی شعبدے بازی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. قانون اور آئین اس میں بڑا کلیئر ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھاولپور اسٹیٹ کو شامل کیا 1 یونٹ میں تو اس کے بعد قانونی طور پر جب تمام صوبے بحال ہوئے تو بھاولپور اسٹیٹ کا بھی یہ رائٹ تھا کہ ان کو بحال کیا جائے. وعدہ کیا گیا تھا. ہم نے اسی پیرائے میں رہتے ہوئے پنجاب اسمبلی سے یہ قرارداد پیش کی کہ فائن فبیہا, آپ چاہتے ہیں کہ ملتان بھی ایک صوبہ بنے, ہم حاضر ہیں. ہم نے 2 الگ الگ قراردادیں پیش کی, ایک بہاولپور صوبے اسٹیٹ کی بحالی کی جو آئین میں درج ہے اور وہی کیا جا سکتا ہے آج آئین کے اندر رہتے ہوئے. ملتان کا نیا صوبہ بنانے کے لیے اس میں باقاعدہ آپ کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی اور وہ لیجسلیشن بھی پنجاب کے سے انیشیٹ ہوگی. 2/3 اکثریت یہاں چاہیے, 2/3 آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. ہم بڑے واضح تھے پہلے دن سے. پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا بڑا واضح سٹینڈ تھا کہ صوبے بننے چاہیے. ابھی کیا اعتراض ہے؟ مسلم لیگ نون نے تو اس کی مخالفت کی. اب جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں مور افیکٹو, فائنینشلی وائبل, ایڈمنسٹریٹولی وائبل پروپوزیشنز جو کل کو آپ کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر کوئی کام ہو سکے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہوم ورک چیٹ کر لو. بچے امتحان میں چیٹنگ کرتے نا, چیٹنگ ہی کر لو, اس کو آپ سپورٹ کریں گے. لیکن وہ ہوم ورک کیے بغیر صرف ایک سابق وزیر اعظم صاحب اپنے بیٹے کو ہو کیا رہا ہے, اسامہ صاحب بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ اس خطے پہ جو سدرن پنجاب کی بات کی جاتی ہے وہ خطہ ہے جہاں پر پچھلے 4 سال سے پہلے تک ظلم اور جبر کی داستانیں رقم ہو رہی تھی. لوگ نیا صوبہ چاہتے ہیں, نئے صوبے چاہتے ہیں. کم از کم آپ کا خیال ہے آپ بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انتخاب میں مشکل ہو جائے گی اگر آپ کہیں گے کہ نہیں بنا رہے؟ وہ چاہتے ہیں, جو ریفرینڈم ہوا آپ نے دیکھ لیا, لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے کیونکہ یہ وڈیرے اور جاگیرداروں کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی. اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ مزید, پہلے تو یہاں لاہور سے کوئی چلا جاتا تھا, کوئی شہباز شریف جاتا تھا, غریبوں کی جنگ لڑتا تھا, کچھ 4 پیسے دیتا تھا. اب وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. چاہیے رہے ہیں کہ تسلط قائم ہو جائے اور وہ تمام سدرن پنجاب میں رہنے والے غریب بھاری مزدور مزید وڈیرے اور اگر وہ ایسا کریں گے لوگ ان کو الیکٹ نہیں کریں گے آئندہ. نہیں, لوگوں کی وہاں پہ مجبوری ہے, انہوں نے روٹی کھانی ہے, یہ لوگوں کو روٹی نہیں دیتے ہیں. اچھا, آپ 2 صوبوں کی بات کرتے ہیں. اگر حکومت میں اب تو وقت آپ کا خیال ہے نہیں ہے, یہ صرف ڈرامہ ہے, سٹنٹ ہے. جی یقیناً یہ پہلے دن سے. اگر آپ کی حکومت آتی ہے, آپ کو میجورٹی ملتی ہے, تو آپ کوشش کریں گے کہ بہاولپور کو دوبارہ سے بحالی کی جائے؟ کوشش نہیں کریں گے, ہم وعدہ کرتے ہیں قوم کے ساتھ کہ سٹیٹس دیں گے صوبے کا بہاولپور کو. اور ملتان کی بات جو ہو رہی ہے, جو لوگ ان کے ساتھ جانا چاہیں گے ان کو ملا کے
अगर वो फाइनेंशियली वायबल प्रोपोजिशन हुई। पंजाब असेंबली में आपने करारदाद पास करा ली, कौमी असेंबली में कब आएंगे, सेनेट में कब आएंगे? जब अल्लाह ताला ने हमें और कौम ने हमें इलेक्ट किया, हम मरकज में भी तो किया हुआ है। आप अगर पंजाब असेंबली करवा सकते हैं, आप वहां पर लेकर आए। चौधरी निसार साहब ने कहा था कि जब ये लोग लेकर आएंगे तो हम भी अपनी करारदाद देंगे, अपना बिल 2 बिल लेकर आएंगे। बात यह है कि वो बिल मैटर नहीं करता, बात यह है कि हम बिल लाएंगे, ये उसको वोट आउट कर देंगे और बात खराब हो जाएगी। हम तो हजारा का बिल लेके आए जी, हम दोनों सूबों का बिल लेके आए, वो पड़ा हुआ है, आप याद कीजिए। चौधरी निसार अली खान साहब ने बाकायदा टेबल किए हैं, ये करारदादें वहां पे मौजूद हैं असेंबली के फ्लोर पे। चलिए देखते हैं, अभी तो लग रहा है वक्त कम है और शायद कोई भी संजीदा नहीं है नए सूबे बनाने में। फिलहाल देखते हैं आइंदा क्या होता है। इन पर वोट लेने की जरूर कोशिश की जा रही है। हम वादा करते हैं अगर कौम ने हमें मरकज और सूबों में हुकूमत दी तो इंशाल्लाह बालपुर सूबा की बहाली की जाएगी। हम हजारा सूबे की भी बात करेंगे, वहां भी सूबा बनाएंगे इंशाल्लाह। और एमकेएम उसमें भी आपके साथ हो सकता है, हजारा सूबे में आपके साथ है। बहुत शुक्रिया सैयद ज़हीम कादरी हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हमारे पासपोर्ट में 2 टोक लिखा है कि ये पासपोर्ट मासिवाए इसराइल के बाकी ममालिक के सफर के लिए कारआमद है। ये इसलिए है कि पाकिस्तान के क़याम के फौरन बाद बानी पाकिस्तान ने कहा था कि हम किसी भी सूरत मगरिब के नाजायज बच्चे को तस्लीम नहीं करेंगे। कायदे आजम को 1947 में उस वक्त के इसराइल के पहले वजीर आजम डेविड बेन गोरियन ने टेलीग्राम किया और दरखास्त की कि उनकी रियासत को पाकिस्तान तस्लीम कर ले, लेकिन बानी पाकिस्तान ने इस टेलीग्राम का जवाब देना तक मुनासिब ना समझा। इस अमर का इंकशाफ 66 साल बाद एक इसराइली सहाफी एलिजाबेथ ब्लेड ने इसराइल टुडे में एक मजमून में किया है। एलिजाबेथ ब्लेड का कहना है कि पाकिस्तान और इसराइल मिलकर फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल तय कर सकते हैं। इनका कहना है कि फलस्तीन पर पाकिस्तान और कश्मीर पर इसराइल सालिसी करवा सकता है। इस नई थ्योरी के बारे में मजीद लिखा गया है कि माजी के बाज़ पाकिस्तानी हुक्मरान इसराइल के साथ राबते रखने के हक में थे। जी हाँ, दोनों मुल्कों में दूसरा राबता 1953 में पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर खारजा सर जफरुल्लाह और अमेरिका में इसराइली सफीर अबा इब्यान के दरमियान मुलाकात का इंतजाम करके किया गया। इसराइली सदर रईस रोजमैन और पाकिस्तानी सदर मोहम्मद रफीक तारड़ के दरमियान भी मुलाकातों का इंतजाम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर जमशेद माकर और इसराइली वज़ीर आज़म इसबाक राबिन के दरमियान भी मुलाकातों के इंतजामात हुए। 2000 की दहाई में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आए जब इसराइल के साबिक वज़ीर खारजा स्लोन शोलोम पाकिस्तानी वज़ीर खारजा खुर्शीद कसूरी से मिले। जनरल मुशर्रफ अमरीकी जूश कांग्रेस के डिनर में मेहमान खुसूसी बनने को तैयार हुए। जबकि एक इंकशाफ यह भी है कि जनरल ज़ियाउल हक की दरखास्त पर इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के T-55 टैंकों को अपग्रेड किया। इसराइल टुडे ये सारे हवाले देकर सवाल उठाता है कि क्या पाकिस्तान और इसराइल दोस्त बन सकते हैं? जवाब इसका वो है जो जनरल ज़ियाउल हक ने अमरीकी सेनेटर अफगान जंग के हीरो चार्ली विल्सन को दिया था कि इसराइल का जितना चाहे असला भिजवा दिया जाए, सिर्फ इसराइली परचम का निशान सितारा दाऊदी मौजूद ना हो, वरना मैं अपने लोगों को संभाल नहीं सकूंगा। यानी हो सकता है कि इसराइल से मोहब्बत करने वाले हमारे हुक्मरानों में बहुत से हों, लेकिन खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। ये कौम इसराइल को कबूल करने को तैयार नहीं। मोहम्मद उसामा गाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।